दोस्तों इमेजिन करो एक किताब जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। एक शैतान जो तुम्हें असीम ताकत और दौलत देने का वादा करे। एक मैकेनिकल हेड जो न सिर्फ भविष्य देख सके बल्कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सके। ये कोई मिथ नहीं है बल्कि एक पोप की लाइफ के डार्क सीक्रेट्स हैं। 999 एडी ऐसा लग रहा था कि दुनिया का अंत बस अब होने ही वाला है, लेकिन इसी खौफनाक दौर में एक शख्स लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यह शख्स था जर्बेट ऑफ ऑरिलाक। जर्बेट आगे चलकर कैथोलिक चर्च का लीडर बनता है और पोप सिल्वेस्टर II के नाम से इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। कहते हैं कि जर्बेट की ब्रिलियंस अनमैच्ड थी। उनकी डिस्कवरीज मेडिवल साइंस के लिए गेम चेंजर थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब जर्बेट की मेहनत का नतीजा था या फिर उसके इंटेलेक्ट के पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ था। दोस्तों स्टोरी कहती है कि जर्बेट के पास उस सदी की सबसे खतरनाक रहस्यमय किताब थी। उसी किताब के थ्रू उसने मेरिडियाना नाम के एक शैतान से कांटेक्ट किया, जिसके बाद दोनों के बीच एक डील हुई और बदले में मेरिडियाना ने जर्बेट को वो सब दिया जो एक आम इंसान की कल्पना से परे था। लेकिन इस स्टोरी में सबसे क्रीपी चीज थी ब्रोंज की बनी एक मैकेनिकल हेड। कहते हैं कि जर्बेट ने खुद उस मैकेनिकल हेड को बनाया था जो उसके सवालों का जवाब देने के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता था। हिस्टोरियंस और थियोलॉजियंस सदियों से इस रहस्य पर बहस कर रहे हैं कि क्या सच में जर्बेट की सक्सेस के लिए मेरिडियाना जिम्मेदार थी या फिर जर्बेट एक जीनियस था। दोस्तों आज हम अनकवर करेंगे पोप सिल्वेस्टर II की सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस स्टोरी को। तो क्या आप इस डार्क सीक्रेट को फेस करने के लिए तैयार हैं? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये स्टोरी मेडिवल हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग सीक्रेट्स को रिवील करेगी। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जर्बेट का जन्म 940 एडी में फ्रांस के एक छोटे से गांव ऑरिलाक में हुआ था। वो एक गरीब शेफर्ड का बेटा था, लेकिन बचपन से ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का धनी था। उसके इस प्रतिभा को वहां के एक बेनेडिक्टिन मठ के भिक्षु ने पहचाना और उसे पढ़ाई के लिए मठ में भेज दिया। मठ में पढ़ाई के दौरान जर्बेट ने यह साबित कर दिया कि वो कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है। उसने जल्दी ही मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स में ज्ञान हासिल कर लिया। जर्बेट की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब वो अपने आगे की स्टडी के लिए स्पेन पहुंचा। स्पेन उस वक्त ईस्टर्न विजडम का खजाना माना जाता था। वहाँ एक अरेबिक फिलोसोफर के अंडर उसने अपनी स्टडी शुरू की और उसके ज्ञान को सीखा। उसने हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जिसे आज हम 0 से 9 के रूप में जानते हैं, उसे समझा और उन्हें यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा उसने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी में भी ज्ञान हासिल किया। 973 तक जर्बेट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उसे होली रोमन एम्परर के बेटे ओटो III को पढ़ाने के लिए बुलाया गया, जहां उसने अपनी इंटेलिजेंसी से शाही दरबार में अच्छी खासी पहचान बना ली, जिसके रिजल्ट में आगे चलकर उसे फ्यूचर एम्परर ओटो II को पढ़ाने का भी मौका मिला। और 998 एडी में ओटो III के तीसरे चचेरे भाई पोप ग्रिगोरी V की अचानक मौत के बाद ओटो III ने जर्बेट को पोप सिल्वेस्टर II के रूप में चुना। लेकिन जर्बेट की खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 2 साल के अंदर रोम में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। लोग रोम में ओटो के प्रभाव का विरोध करने लगे। विद्रोह के कारण सिल्वेस्टर को रोम छोड़ना पड़ा, जबकि वहीं दूसरी तरफ ओटो की सेना रोम पर कब्जा करने की कोशिश में 3 बार हार गई और 1002 एडी में ओटो III की अचानक मौत हो गई। ओटो III की मौत के बाद सिल्वेस्टर को रोम वापस लौटने की अनुमति तो मिली, लेकिन नई शर्तों के साथ। उसे नए रूलर्स को चैलेंज करने से मना किया गया। सिल्वेस्टर ने अपनी मजबूरी में ये शर्त मान ली और पोप के रूप में अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुट गया। दोस्तों पॉलिटिकल पावर खत्म होने के बाद से ही सिल्वेस्टर की स्टोरी के आसपास मिथ और लीजेंड्स बनने लगे। फर्स्ट लीजेंड के अकॉर्डिंग जिस अरेबिक फिलोसोफर के अंडर में जर्बेट स्पेन में स्टडी कर रहा था, वो एक फॉरबिडन किताब का मालिक था, जिसमें ब्लैक मैजिक, एस्ट्रोलॉजी, इस्लामिक नॉलेज और डार्क सीक्रेट्स के रहस्य थे। जब जर्बेट ने फिलोसोफर से उस किताब को मांगा तो उसने वो किताब शेयर करने से मना कर दिया। तब जर्बेट ने उस किताब को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया और अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसने फिलोसोफर की बेटी से फ्रेंडशिप कर ली। और एक रात जब फिलोसोफर शराब पीकर गहरी नींद में सो रहा था, तब जर्बेट ने उसके तकिए के नीचे से वो किताब चुरा ली और वहां से भागने लगा। जैसे ही फिलोसोफर को इस बात की खबर लगी, उसने स्टार्स का यूज करके जर्बेट को ट्रैक किया और उसे पकड़ लिया। उस वक्त जर्बेट ने खुद को बचाने के लिए उस बुक के थ्रू शैतान को बुलाया और उससे आजीवन सेवा के बदले मदद मांगी।
दोस्तों अभी अभी आपने जो ये स्टोरी सुनी उसे 12th सेंचुरी के लेखक विलियम ऑफ मालमेसबरी ने रिकॉर्ड किया था। वैसे इस स्टोरी का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये स्टोरी सिल्वेस्टर टू के खिलाफ मिथ्स और लेजेंड्स की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा एक और स्टोरी जो हमें जर्बट को लेकर सुनने को मिलती है उसे 12th सेंचुरी के वेल्श लेखक वॉल्टर मैप ने लिखी थी। इनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग जर्बट का डार्क फोर्सेस के साथ कनेक्शन फ्रांस के एक कैथेड्रल स्कूल से शुरू हुआ, जब उसे वहां के प्रोवोस्ट की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन बार बार लड़की के ठुकराए जाने के बाद वो टूट गया और निराश होकर भटकते हुए एक जंगल में जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक अनजान औरत से हुई जिसका नाम मेरिडियाना था। मेरिडियाना को लेकर लोगों का मानना है कि वो एक डेमोन या विच थी जो कि एक रेशमी कालीन पर बैठी हुई थी। उसके पास गोल्ड से भरा हुआ एक बैग था। मेरिडियाना ने जर्बट से वादा किया कि अगर वो उसे प्यार करेगा तो बदले में वो उसे वेल्थ, पावर और सक्सेस तीनों दिलाएगी। जर्बट इस डील के लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि मेरिडियाना की गाइडेंस ने जर्बट की पूरी जिंदगी बदल दी। वो पूरे यूरोप में एक मशहूर स्कॉलर बन गया, जिससे पोप बनने तक की उसकी राह आसान हो गई। बट यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों ही कहानियों में सच कौन सी है, क्योंकि इन दोनों ही कहानियों को लेकर लोगों की अपनी अपनी अलग थ्योरीज है। अगर हम सच की तलाश करें तो शायद दोनों ही कहानियों में से कोई भी सच नहीं है। सच्चाई इन कहानियों से ज्यादा सिंपल और इम्प्रेसिव है। जर्बट की कामयाबी किसी डार्क मैजिक की वजह से नहीं, बल्कि उसके तेज दिमाग और राजनीतिक चतुराई की वजह से थी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके समर्थकों में 3 होली रोमन एम्परर शामिल थे जिन्होंने उसे आगे बढ़ने में मदद की थी। दोस्तों आम लोग भले ही उस पर शक करते थे, लेकिन यूरोप के अमीर और ताकतवर लोग उसकी काबिलियत को समझते थे। जर्बट सिर्फ एक टैलेंटेड मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि एक रिफॉर्म ओरिएंटेड लीडर भी था, जिसने रिलीजन और नॉलेज की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता दिखाई थी। वैसे अगर आप पोप के रूप में जर्बट यानी कि सिल्वेस्टर टू के कार्यकाल की बात करें तो ये कुछ खास बड़ा नहीं था। वो 999 एडी से 1003 एडी तक कैथोलिक चर्च का नेता था। अपने इस छोटे से कार्यकाल में उसने चर्च में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने की पूरी कोशिश की। उसने चर्च की पोजीशन को पैसे के बदले बेचने की प्रथा, जिसे सिमोनी कहा जाता है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए। इसके अलावा उसने पादरियों द्वारा कॉन्क्यूबाइंस यानी कि अवैध संबंध रखने की प्रथा को भी बंद करने की कोशिश की। उसका मानना था कि केवल नैतिक और सच्चे लोग ही चर्च की सेवा कर सकते हैं। 12th सेंचुरी के लेखक विलियम ऑफ मालमेसबरी ने न सिर्फ ये मेंशन किया था कि जर्बट ने शैतान के साथ सौदा किया, बल्कि उन्होंने ये क्लेम भी किया कि जर्बट ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता था। कहा जाता है कि उसने एक ब्रॉन्ज का मैकेनिकल हेड बनाया था जो भविष्यवाणी कर सकता था। वो सिर उसके सवालों का जवाब यस और नो में देता था। उस सिर को बनाने के लिए जर्बट ने अपनी एस्ट्रोलॉजी और केमिस्ट्री की नॉलेज का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने स्पेन में सीखा था। कहा जाता है कि वो ब्रॉन्ज हेड तब तक चुप रहता था जब तक उससे कुछ सवाल न पूछा जाए। कई लोग मानते हैं कि जर्बट को इस सिर को बनाने में मेरिडियाना ने मदद की थी। वैसे जर्बट का वो ब्रॉन्ज हेड पहला ऐसा मैकेनिकल डिवाइस नहीं था जिसकी स्टोरी पॉपुलर हुई थी। इसके पहले भी लीजेंड्स में रॉगर बेकॉन और रोमन पोएट वर्गिल जैसे लोगों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने इसी तरह के मैकेनिकल हेड बनाए थे। लीजेंड्स के अकॉर्डिंग जर्बट ने इस सिर से कई सवाल पूछे थे, लेकिन एक दिन उसने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्या मैं पोप बनूंगा? सिर ने जवाब दिया हाँ। यह जवाब जर्बट के जीवन की भविष्यवाणी मानी जाती है। जैसे एक फेमस लीजेंड के मुताबिक पोप सिल्वेस्टर टू को उसके बनाए हुए इस रहस्यमय ब्रॉन्ज हेड ने वार्निंग भी दी थी कि अगर उन्होंने कभी जेरूसलम में प्रवचन दिया तो शैतान उसकी आत्मा ले जाएगा। इस वार्निंग को गंभीरता से लेते हुए सिल्वेस्टर टू ने होली लैंड में कदम न रखने का कसम खाया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रोम में एक चर्च है जिसे बेसिलिसिया ऑफ होली क्रॉस इन जेरूसलम कहा जाता है, और एक दिन वो वहां अनजाने में पहुंच गए और इसके कुछ ही दिनों बाद वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। और तब उन्हें एहसास हुआ कि भविष्यवाणी ने जिस जेरूसलम का जिक्र किया था वो होली लैंड नहीं बल्कि इस चर्च के बारे में ही था। कहते हैं कि अपनी मौत के समय सिल्वेस्टर टू ने अपने कार्डिनल से ये कन्फेस किया था कि उन्होंने शैतान से पैक्ट किया था। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि उनकी मौत के बाद उनके शरीर के टुकड़े रोम के अलग अलग हिस्सों में फैला दिए जाएं ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो सके। सिल्वेस्टर टू की मौत के बाद उन्हें वेटिकन में दफनाया गया। आज भी उनकी कब्र को लेकर एक रहस्यमय कहानी प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि उनकी कब्र पर एक लैटिन इंस्क्रिप्शन है जो ये बताता है कि कब्र के अंदर उनकी हड्डियां उस वक्त हिलती हैं जब किसी पोप की मौत होने वाली होती है। पर दोस्तों, इन लीजेंड्स के पीछे की सच्चाई की अगर बात करें
तो असल में पोप सिल्वेस्टर II की मौत 1003 एडी में हुई थी और इसका कारण एक गंभीर बीमारी थी। वो उस समय लेट 50s में थे, जो मिडिल एजेस के समय एक कॉमन एज थी मौत के लिए। मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से होने वाले स्ट्रेस और इन्फेक्शंस ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। वैसे कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि जो इस बात को सपोर्ट करे कि उनकी मौत बेसिलिका में जाने से हुई थी। और रही बात उनके कब्र पर लिखे गए इंस्क्रिप्शन की, तो ये सच है कि वहाँ पर लैटिन में ये लिखा गया है। दोस्तों, मॉडर्न स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग मेडिवल स्कॉलर्स ने लैटिन में लिखे इस फ्रेज का गलत मतलब निकाला था। उन्होंने यील्ड टू द साउंड का मतलब मेक अ साउंड लिया, जो कि पोप की रैटलिंग बोन्स वाली कहानी का आधार बना। दोस्तों, आज के समय में पोप सिल्वेस्टर II को उनकी सपोज्ड डार्क डीलिंग्स के लिए नहीं बल्कि उनके ब्रिलियंस के लिए याद किया जाता है। हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने यूरोप में खोई हुई नॉलेज को वापस लाने का प्रयास किया और अपने समय में चर्च को भी रिफॉर्म करने की कोशिश की। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिल्वेस्टर II यानी कि जर्बेट ने सच में शैतान के साथ समझौता किया था या फिर बस वो एक अफवाह थी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।